नमस्कार साथियों, एक बार पुनः वीडियो की श्रृंखला में आज मैं शॉर्ट नोट्स या अंतिम समय में बायो को किस हिसाब से पढ़ना है, बायो में जूलॉजी है, बॉटनी है, दोनों को सेकेंड ग्रेड लेवल में किस हिसाब से आपको तैयार करना है। मुझे पता है सिलेबस बायो का काफ़ी बड़ा है, तो आपको भी काफ़ी परेशानी हो रही होगी। शायद बायो का वीडियो थोड़ा लेट भी है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। जैसे ही समय मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि एक वीडियो डाला जाए। तो आज हम इसी कड़ी में टॉपर्स रणवीर सर के द्वारा पुनः बायो की कड़ी में हम आज बात करेंगे बायो के वो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपको हर हाल में पढ़ने हैं। और यदि आपको समय नहीं मिल पा रहा है तो उन टॉपिकों को आप यदि कर लेते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ तो आप मान कर चलें 35+ स्कोर आपका आराम से बन सकता है। तो मैं सबसे पहले बड़ी बड़ी यूनिट्स की बात करूंगा जो काफ़ी नंबर की है, उनके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की मैं आपको बताऊंगा और उनको आपको अच्छे से यदि आप कर लेते हैं तो 35+ मैं ऐसा मानकर चल रहा हूं कि आप आराम से क्रॉस कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले टॉपर्स रणवीर सर के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है। टॉपर्स रणवीर सर सूरतगढ़ के नाम से टेलीग्राम चैनल है टॉपर्स रणवीर सर सूरत, उसको आप ज्वाइन करें ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ मिले। तो आज की श्रृंखला में हम शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए बहुत जल्द। पहली जो यूनिट्स है अपनी बायो की, मैं यूनिट वाइज बात कर रहा हूँ। एक बात और, बायो में समस्या ये हो रही है कि सर हम बीएससी और 12वीं का कैसे पढ़ें। आप एक ही लेवल से पढ़ें, चाहे 12th से पढ़ रहे हैं तो 12th बेस ही पढ़ें। लगभग 90% जो अपना पेपर है वो 12th बेस ही रहता है, तो अपने को 12th बेस ही पढ़ना है। और लगभग वही यूनिट्स ग्रेजुएशन में है जो आपकी 12th में है, तो इसमें कोई आपको सोचना नहीं है। ओनली 12th बेस ही आपको पढ़ना है। आप राजस्थान बोर्ड की बुक से पढ़ सकते हैं, अच्छा मैटर दे रखा है। एनसीईआरटी में थोड़ा कम है, लेकिन यदि अब आपको चेंज नहीं करना है, यदि आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो एनसीईआरटी पढ़ें, पुराने पेपर हल करें, ऑब्जेक्टिव निकालें, बस आपका यही काम है। तो आराम से आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। जैसे अपनी पहली यूनिट है सेल बायोलॉजी, तो सेल बायोलॉजी के अंदर आपको करना क्या है। सेल बायोलॉजी में जो है इम्पोर्टेंट पार्ट, आपको सबसे पहले सेल बायोलॉजी में अपने बात करें तो ऑर्गन्स सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका भित्ति है, कोशिका झिल्ली है, उसका नॉर्मल आपको ज्ञात होना चाहिए इनका निर्माण किससे होता है। उसके बाद सेल ऑर्गन में आप मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, गुणसूत्र है, और इनका आपको अच्छे से अध्ययन करना है। इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। गुणसूत्र है, गुणसूत्र के आप अच्छे से तैयार करें। माइटोकॉन्ड्रिया है, क्योंकि ये प्लांट फिजियोलॉजी में जो पार्ट है श्वसन वगैरह में वहाँ काम आ रहे हैं तो कॉमन है। क्लोरोप्लास्ट है, ये बड़े कोशिकांग है, यहाँ से लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं। राइबोसोम है, यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लें। इसके अलावा अर्धसूत्री विभाजन को आपको अच्छे से पढ़ना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अर्धसूत्री विभाजन से 101% प्रश्न आता ही आता है, तो अर्धसूत्री विभाजन को आप अच्छे से तैयार कर लें। इसके अलावा अगला जो है, इसमें मैंने आपको बायोमोलिक्यूल नाम की यूनिट्स बताई थी जो आपने कल केमिस्ट्री में भी बात की थी, उसमें आप प्रोटीन्स को अच्छे से पढ़ लें। प्रोटीन से लगभग एक प्रश्न आ जाता है। इसके अलावा जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, वो भी इम्पोर्टेंट है। वैसे बीएससी का पार्ट है, तो यहाँ से भी सेम मैं आप बीएससी और 12वीं के साथ बात कर रहा हूँ। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, रेप्लिकेशन है, तीनों को आप अच्छे से पढ़ लें। वहाँ से लगभग प्रश्न बनता है, इनको आप इनके ऑब्जेक्टिव निकालें। और मैं कोशिश करूँगा आने वाले दिनों में एक प्रश्नों की श्रृंखला मैं टेलीग्राम पर चलाऊंगा जिसमें इंपॉर्टेंट बायो के प्रश्न मैं डालने का प्रयास करूंगा। इसके बाद है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जेनेटिक्स, बड़ी यूनिट्स है जिसमें आप जो बीएससी का जो जेनेटिक्स है उसको आप अच्छे से तैयार कर लें। बीएससी के जेनेटिक्स में जो टॉपिक आपके दे रखे हैं, जैसे आपको लगभग आइडिया है जेनेटिक्स में जो बीएससी के पार्ट में जो टॉपिक दे रखे हैं उनमें आपको जैसे क्रॉसिंग ओवर है, लिंकेज है, सेक्स लिंकेज, इनहेरिटेंस है, ये आपको अच्छे से करना। म्यूटेशन है, क्रोमोसोमल एवेरिएशन है, ये चीज़ें आपको अच्छे से करनी है। यहाँ से प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा है, वहाँ 12th बेस की बजाय जो यूनिट ये जेनेटिक्स है यहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, मतलब बीएससी की जेनेटिक्स से, तो आप इसको भी अच्छे से तैयार करें। उसके अलावा बायो में जो सेकंड टैक्सोनॉमी अपने आप में बड़ी यूनिट्स है और नाम देखते से डर सा लगता है टैक्सोनॉमी होगी कैसे। टैक्सोनॉमी दो टाइप की है, एक तो प्लांट टैक्सोनॉमी, एक एनिमल टैक्सोनॉमी। तो आप एनिमल टैक्सोनॉमी की बात की जाए तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न कहीं से भी आ सकता है, लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया है
तो प्रोटोजोआ और प्रोटोजोआ के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट मतलब उनसे होने वाले रोग या उनके कोई इंपॉर्टेंस पार्ट वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, एनेलिडा है, उनको आपको अच्छे से तैयार करना है। इकाइनोडर्मेटा है, वहाँ से भी लगभग प्रश्न आता है, तो इनकी संभावनाएं ज़्यादा हैं। इसके अलावा कॉमन करेक्टर जैसे इनकी लार्वा अवस्था है, इनकी सबसे इम्पोर्टेंट इनके एग्जाम्पल हैं। नॉर्मल एग्जाम्पल ध्यान रखने एनसीईआरटी बेस, ओनली फॉर एनसीईआरटी बेस। इसके अलावा टेक्सोनॉमी में आपको ज़्यादा अंदरूनी मतलब अंदर से नहीं पढ़ना है, नॉर्मल ऊपर ऊपर से आपको पढ़ना है टेक्सोनॉमी। ओनली जो आपकी बुक है 12th की वहाँ उस बेस से ही ओनली एनसीईआरटी पढ़ रहे थे। एनसीईआरटी राजस्थान बोर्ड है तो राजस्थान बोर्ड से। इसके अलावा जो मैंने आपको फाइलम बताए हैं, इसके अलावा कोडेट्स में ओनली फॉर फिशेज को अच्छे से तैयार करना है। और इसमें एवीज के सामान्य करेक्टर और मेमेलिया को अच्छे से पढ़ना है। ये जो है इन जो मैंने आपको बताया है इनको ही आप अच्छे से कर लें तो अच्छे स्कोर बन सकता है। और आप मानकर चलें जूलॉजी के पार्ट में 2 से 3 प्रश्न यहाँ से आने हैं, कन्फर्म है। मतलब टेक्सोनॉमी से, एनिमल टेक्सोनॉमी से। इसके अलावा इनके जंतु भी 2-3 दे रखे हैं, वहाँ से भी 1 प्रश्न। तो ऐसे मानकर चलो 2-3-4 प्रश्न तक यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो आपको ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, कॉमन करेक्टर इनके ध्यान रखने हैं। इसके अलावा टेक्सोनॉमी एनिमल की जगह प्लांट इंपॉर्टेंट है। प्लांट टेक्सोनॉमी में जैसे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एल्गी, फंजाई, इनके आपको करेक्टर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट, इनके सामान्य लक्षण और इनके उदाहरण और इनकी क्लासेज। जैसे ब्रायोफाइटा को 3 भागों में बांटा है, टेरिडोफाइटा को 4 क्लास में बांटा है। ब्रायोफाइटा की 3 क्लास आपको पता होनी चाहिए। टेरिडोफाइटा की 4 क्लास है, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोसिडा, फिलिसिनी या फर्न जिसको बोलते हैं। और इसी तरह इनमें मोसेज आते हैं, किसमें, ब्रायोफाइटा में। तो इनको आपको इपेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा ये भी आपको ध्यान में रखना है। कवक कैसे होने वाले रोग, इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट। एल्गी में कौन कौन से वर्णक पाए जाते हैं, कौन कौन सी क्लास है, कौन कौन सा इनका खाद्य भोजन क्या है, इस तरह संचित भोजन क्या है, इस तरह के टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करने हैं। तो आप मानकर चलें 3 से 4 प्रश्न प्लांट टेक्सोनॉमी से जरूर पूछे जा सकते हैं। एनिमल टेक्सोनॉमी से भी 3-4 प्रश्न मैंने आपको बताए हैं। जो जो मैंने बताया उनको आप अच्छे से तैयार कर लें। पीछे के पेपर आप एसीएफ का वो अन्य एग्जाम का कोई भी पेपर हुआ है उनको आप अच्छे से हल करें तो मैं मानता हूँ आप एक अच्छा स्कोर इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा इकोलॉजी का जो पार्ट है इसमें आप इम्पोर्टेंस आपको करना क्या है, फूड चेन है, फूड वेब है, पिरामिड्स है, इंपॉर्टेंट है पिरामिड्स। इसके अलावा प्रदूषण है, एयर प्रदूषण है, तो अच्छे से ध्यान रखना है एयर प्रदूषण को। इसके अलावा नेशनल पार्क किस राज्य में है, क्या नाम है, किस राज्य में है और उसका नाम क्या है, तो वो आपको ध्यान, 1 प्रश्न यहाँ से भी संभावित है। राजस्थान से संबंधित नेशनल पार्क वगैरह आप थोड़ा आंकड़े देख लें, राजस्थान जी के में आप पढ़ते ही हैं तो आराम से हो जाएगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पार्ट अगली यूनिट्स है बायोटेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमर चेन रिएक्शन पीसीआर है, और क्लोनिंग वेक्टर जो है उनको आप अच्छे से तैयार कर लें। इसके अलावा पीसीआर का मैंने बता ही दिया। और जो टूल्स जो एंजाइम काम में आ रहे हैं डीएनए टेक्नोलॉजी में उनको आप अच्छे से तैयार कर लें, उनका प्राप्ति स्थान कहाँ है जो एनसीईआरटी में दे रखे। तो बायोटेक से भी लगभग 1-2 प्रश्न पूछ लेता, हो सकता है कई बार ज़्यादा भी पूछ ले, तो 1 प्रश्न तो आप मान के चलो। बाकी बायोटेक में जैसे जीवाणु के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है, विषाणु के जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है वो भी एक तरह से बायोटेक में ही आते हैं, तो उनको भी आप अच्छे साथ तैयार। इसके अलावा माइक्रोप्लाज्मा जो है माइक्रोबायोलॉजी में है, माइक्रोप्लाज्मा है, यूकैरियोट्स है, वायरस है, लाइकेन्स है। लाइकेन छोटी सी यूनिट है लेकिन 1 प्रश्न दे जाती है लगभग। वायरस, बैक्टीरिया है, माइक्रोप्लाज्मा से लगभग रोग है, या इसमें डीएनए आरएनए किस प्रकार के पाए जाते हैं, तो ये ऐसे सिंपल प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से तैयार करें। अब इसके अलावा प्लांट मोर्फोलॉजी जिसे बोलें, प्लांट मोर्फोलॉजी में टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्लांट टिश्यू में मुख्य रूप से आपको जाइलम फ्लोएम संयुक्त उत्तक है उसको अच्छे से पढ़ना है, उसके जो तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं, तो ट्रेकिड्स है, वेसल है, जाइलम पेरेन्काइमा है, जाइलम फाइबर है, इसे फ्लोएम में 4 भाग है, तो उन चारों को आपको अच्छा से पढ़ना है, कौन सा मृत है कौन सा जीवित है। इसके अलावा जड़ तना पत्ती उनकी संरचना आपको ध्यान रखनी है, वेस्कुलर बंडल, फ्लोवर, टाइप ऑफ इन्फ्लोरोसेंस,
स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर एंड टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस को भी अच्छे से, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस, इन दोनों से आप मानकर चलें 2 से 3 प्रश्न आराम से पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लें। टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस, और टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस में भी विशिष्ट प्रकार के, उनको अच्छे से तैयार करना है। और जो इसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ बताई है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, पुष्प की जो संरचना है, कौन कौन से इसमें भाग पाए जाते हैं, वो संरचनाएं आपस में मिलकर कौन से भाग बना रही है, तो वो आपको अच्छे से तैयार करना है। आपकी बुक में दे रखा है राजस्थान बोर्ड वाली में, एनसीईआरटी में, तो उनको आप अच्छे से, यहाँ से 2 प्रश्न फिक्स हैं। इसके अलावा प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें वाटर रिलेशन है, वाटर रिलेशन में आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो वाष्पोत्सर्जन को अच्छे से तैयार करना है, बिंदु स्राव की परिभाषा और कौन इसमें भाग लेता है, वाष्पोत्सर्जन में आपको क्या क्या पढ़ना है। वाष्पोत्सर्जन सबसे पहले कौन से कलर में, एक एग्जांपल मैं पूछ लूँ, जैसे प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक कौन से कलर में होता है, कौन सा रंग उत्तरदायी है, इसीलिए वाष्पोत्सर्जन में नीला रंग उत्तरदायी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वाष्पोत्सर्जन में जो रंध्र हैं, कौन कौन से रंध्र से वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, किस प्रकार है, कौन से टाइप हैं, तो वो आपको अच्छे से तैयार करना है। इसकी जो थ्योरी है वाष्पोत्सर्जन की, वो अच्छे से तैयार करनी है। इसके अलावा जो स्टोमेटा है वो अच्छे से पढ़ने हैं। इसके अलावा यहाँ से डीपीडी पर और वाटर पोटेंशियल पर न्यूमेरिकल 101% आएगा, उसको आप डीपीडी ज्ञात करना, न्यूमेरिकल जल विभव ज्ञात करना, दोनों की न्यूमेरिकल आपको अच्छे से तैयार करने, 101% न्यूमेरिकल यहाँ से पूछा जाएगा, तो आप उसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर से संभावनाएं कम है, वाटर पोटेंशियल और डीपीडी है जो इंपॉर्टेंट है यहाँ, वो फॉर्मूला आपको डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, डीपीडी कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर, या कम जल विभव से अधिक जल विभव की ओर, इस तरह का प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। फोटोसिंथेसिस में C3 C4 प्रकाशिका अभिक्रिया, इनका कौन सा प्राथमिक उत्पाद है, CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन है, इसके ये जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ से पूछे जाते हैं, सीधे सीधे प्रश्न। इसी तरह रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस है, क्रेब्स चक्कर है, क्रेब्स चक्कर को पूरा आपको ध्यान रखना है, कहाँ ATP निकल रही है, कहाँ GTP निकल रही है, कहाँ NADPH2 निकल रहा है और कहाँ FADH2 निकल रहा है, तो आपको वो दोनों रिएक्शन पता होनी चाहिए, किन दोनों के बीच में ये ATP GTP निकल रहे हैं, तो वो वहाँ से प्रश्न पूछ लेता है। कुल ATP का लाभ वगैरह कितना है, श्वसन के प्रकार, श्वसन आधार, और इसके अलावा बैक्टीरियल नाम दे रखा है, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है किण्वन का, किण्वन के प्रकार वगैरह का आपको अच्छे से पढ़ना है। बाकी मैं कोशिश करूंगा, जो मैंने टेस्ट लिए हैं वो मैंने PDF उपलब्ध करा रखी है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो पहले 10 टेस्ट फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर के हुए थे वो भी 149 में आपको मिल रहे हैं। अभी जो टेस्ट सीरीज चल रही है ऑफलाइन, ऐप में कहीं भी इसका है नहीं, अभी ऐप आगे कोशिश करेंगे अपने ऐप लाने की, अभी तक ऐप है नहीं अपने पास, तो PDF फॉर्मेट में ही उपलब्ध है। तो PDF में सबसे पहले आपको 149 में हमने वो दिए दोनों पेपर, 10 पेपर अच्छे लेवल के पेपर हैं, जो एग्जाम पैटर्न प्रश्न है आपको वो, यदि प्रश्न भी आप याद कर रहे हैं तो भी आपको अच्छा फ़ायदा उनसे मिलने वाला है। इसी तरह सेकंड जो टेस्ट सीरीज मैंने स्टार्ट की है उसमें 6 पेपर हैं दोनों में, उसको उस पर 150 प्रश्न होंगे एक में, और सेकंड में 100 प्रश्न होंगे जीके में, तो आप फिर 150 प्रश्न ये है, 150 को 6 15 6 90 900 प्रश्न ये हैं। इसके अलावा पहले वाले टेस्ट सीरीज में लगभग 1200 प्रश्न है, तो ये 2000 में इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है हर टॉपिक वाइज, तो आपको फ़ायदा देंगे, अच्छा बेनिफिट आपको मिल सकता है, आप उन प्रश्नों को पढ़ें देखें। और इसी तरह आगे इसमें इंपॉर्टेंट है एंजाइम, यहाँ से 101% प्रश्न आता है, कॉमन प्रश्न पूछ लेता है एंजाइम का, तो ये प्रोटीन पार्ट कौन सा है, प्रोटीन पार्ट कौन सा है, कोई एंजाइम कौन सा है, इस तरह के प्रश्न यहाँ से आते हैं। इसके अलावा प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट पे एक प्रश्न आ जाता है, साइटोकाइनिन इथाइलिन कौन कौन से हार्मोन है वो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। अब इंपॉर्टेंट पार्ट है जूलॉजी का, एनिमल डेवलपमेंट बायोलॉजी, जिसे एनिमल एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं, यहाँ से विदलन पर प्रश्न आता है, अंडों पर प्रश्न आता है। इसके अलावा अतिरिक्त भुनने झिल्लियाँ हैं वहाँ पर प्रश्न आता है, अपरा है वहाँ से प्रश्न आता है, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लें, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाएगा। 2 से 3 प्रश्न एनिमल एम्ब्रियोलॉजी से पूछे जाने हैं, बड़ी यूनिट है, अच्छे से आप तैयार कर लें जो चीज़ें मैंने आपको बताई है। इसके अलावा इवोल्यूशन, एक प्रश्न इवोल्यूशन पर आएगा, वो आप अच्छे से तैयार कर लें, डार्विनवाद, इनकी पुस्तक वगैरह, ये एक प्रश्न यहाँ से आ जाता है। तो मैंने आपको बड़ी बड़ी यूनिटें लगभग बताई है। आगे अपने नेक्स्ट चल रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें तंत्र है, उसमें आपको सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम,
इसके अलावा आपको जो ध्यान रखना है वो है टिश्यू, जिसमें उपकला ऊतक एपिथेलियम टिश्यू आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा ये नर्वस सिस्टम इम्पोर्टेंट है, तो ये सिस्टम आपको पढ़ने, ज़्यादा सिस्टम नहीं पढ़ने हैं, बाकी छोटे सिस्टम है, ये एक बड़ा सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है और सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये 3 सिस्टम आप अच्छे से कर लें, 2-3 प्रश्न यहाँ से आ जाते हैं। इसके बाद ह्यूमन हेल्थ है, जिसमें डिजीज है, कैंसर, एड्स वगैरह को अच्छे से तैयार करना है। बायो ट्रीटमेंट टेक्निक है, उनको देख लेना एक बार, अच्छा पूछा जा सकता है। तो ये 12वीं बेस था, इसी सेम यही कंडीशन इसमें बीएससी में रहनी है, मतलब जो यूनिट्स 12th में है वही बीएससी में है। पार्ट थोड़ा सा अलग है, जैसे आपको यहाँ मैं आपको बता दूँ मोलिकुलर बायोलॉजी ज़्यादा है इधर, रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन वो आपको मैं पहले यूनिट में बता चुका हूँ। जेनेटिक्स मैंने आपको पहले ही बता दी, बीएससी की इम्पोर्टेंट है उसकी तुलना में, 11th-12th की तुलना में। इसके अलावा एनिमल टेक्सोनोमी में आपको इसमें अच्छा मेथड ऑफ टेक्सोनोमिक कलेक्शंस, क्लासिफिकेशन एंड किंगडम टू क्लास लेवल, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव जो एनिमल है उसमें लाइफ साइकिल आपको सबसे पहले कॉकरोच, फ्रॉग और अर्थवर्म का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अर्थवर्म है, कॉकरोच है, फ्रॉग, इन 3 को आपको अच्छे से तैयार करना है। यदि आप एनेलिडा, जैसे अर्थवर्म एनेलिडा का है, कॉकरोच आर्थ्रोपोडा कहते हैं, ये आप अच्छे से कर लेते तो आपका क्लियर हो जाएगा, लगभग ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। इसके अलावा जो कूल फैमिली दे रखी है उसमें आपको फेबेसी है, लेग्यूमिनेसी है और मालवेसी है, सोलेनेसी है, यूफोर्बिएसी है, पोएसी है, ये 6-7 फैमिलियाँ हैं। इनके मुख्य लक्षण और इनका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना। ज़्यादातर लक्षण ही पूछे जाते हैं, का बीजांड कैसा है, पुष्पक्रम कैसा है, फ्रूट कैसा है, अन्य कोई ऐसा लक्षण जो अन्य से भिन्न हो तो वो वहाँ से पूछ लेते हैं, तो वहाँ से भी 1 से 2 प्रश्न इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी में अपने यहाँ ओनली फॉर आपको टिश्यू कल्चर देखना है, बाकी लगभग वहाँ आपने देख चुके हैं। जैसे जीनोमिक लाइब्रेरी है, अच्छा टॉपिक है, पूछ लेता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, पीसीआर है, जीनोमिक लाइब्रेरी है और टिश्यू सिस्टम है, वहाँ आपने वेक्टर पढ़ चुके थे, ये इनसे लगभग प्रश्न आ जाता है। इसके अलावा आपको टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट सेम यहाँ क्रिप्टोगेम्स में दे रखे हैं, वो अपने पढ़ चुके हैं। प्लांट एनाटोमी में हर जड़ तना पत्ती की संरचना में आपको बता चुका हूँ, वेस्कुलर बंडल में आपको बता चुका हूँ और विशिष्ट ऊतक आपको बता चुका हूँ, यहाँ से लगभग प्रश्न बनने की संभावना है। इसके अलावा रिप्रोडक्शन इन प्लांट, मतलब प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में आपको केवल और केवल द्विनिषेचन ध्यान रखना है। इसके अलावा एपोमिक्सिस है, पॉलीएम्ब्रियोनी है, एंडोस्पर्म भ्रूणपोष पूछ रहा है, पार्थिनोकार्पी है, जो परिभाषाएं दे रखी हैं वो परिभाषाएं याद करनी है। द्विनिषेचन पर लगभग प्रश्न संभावित है। इसी तरह वाटर रिलेशन अपने वहाँ देख चुके हैं, वाटर रिलेशन में आपको पहले ही बता चुका हूँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस में C3-C4 साइकिल अच्छे से तैयार करना है। तो ये लगभग बड़ी बड़ी बात हम बायो पर कर चुके हैं। सेम इकोनॉमिक जूलॉजी का जो पार्ट है उसमें प्रोटोजोआ है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्क का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट जो है ये पूछ सकता है। तो ये मेनली मैंने बहुत जल्दी में आपको सिलेबस पूरा बता दिया है कि मेन बात ये है कि अपने को जो बड़ी यूनिट अपने देखें तो प्लांट फिजियोलॉजी आप अच्छे से तैयार कर लें, एनिमल एम्ब्रियोलॉजी आप अच्छे से तैयार कर लें, प्लांट एनाटॉमी है वो भी लगभग 2-3 प्रश्न देकर जाते, कई बार एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। ये यूनिटों को कई बार एग्जामिनर एक यूनिट से 5-6 प्रश्न डाल देता है, तो वहाँ अपनी समस्याएं आ जाती है, अपने यूनिट छोड़ नहीं सकते। बड़ी यूनिटें हैं जो प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल एम्ब्रियोलॉजी, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में कुछ ज़्यादा बड़ा है नहीं, ये सिंपल है। इसके अलावा टेक्सोनोमी है जो एनिमल, वहाँ से 3-4 प्रश्न पूछ लेता है। इसके अलावा प्लांट फिजियोलॉजी में अपने बात कर चुके हैं। एनिमल एम्ब्रियोलॉजी इंपॉर्टेंट है ही, मैंने आपको बता दिया। एनिमल टेक्सोनोमी में ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, शैवाल, कवक, यहाँ से 4-5 प्रश्न आने की संभावनाएं रहती हैं। कई बार एग्जामिनर 4 से 5 प्रश्न तक यहाँ से पूछ सकता है। तो ये बड़ी यूनिट से आप कोशिश करें बायो के अंदर। देखो बायो एक समुंदर है और आपको इसमें डूबना नहीं है। बायो एक समुंदर है, इसमें आपको डूबना नहीं है, इसमें आपको तैरना है। आप तैरोगे जब इसको फिल्टर करके पढ़ोगे। यदि आप गूंगे की तरह पढ़ोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला और इसमें ही डूबे रह जाओगे, प्रश्न सही नहीं होंगे। आप धैर्य से अच्छे से जो मैंने आपको बता रखा है उसी हिसाब से आप पढ़ें, ताकि कम समय में अधिक रिवीजन हो सके। बायो अच्छा बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है,
तो आप उनमें देखें भी पीछे के सालों में किस तरह के प्रश्न पूछ रहा है, उन टॉपिकों को आप अच्छे से कर लें। जैसे मैं आपसे बात करूं तो लगभग नाइट्रोजन जो स्थिरीकरण है, वैसे ये टॉपिक प्लांट न्यूट्रिशन वाले में दे रखा है, वहाँ से आपको पढ़ना, नाम नहीं दे रखा लेकिन जो यूनिट है न्यूट्रिशन वाली उसमें पीछे एनसीईआरटी में भी दे रखा है, तो इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन आ जाता है, ईजी भी है। तो प्लांट मैं मान कर चल रहा हूँ, प्लांट जो फिजियोलॉजी है 5 से 6% तक देकर जाएगी आपको, अच्छे से तैयार कर लें। एनिमल फिजियोलॉजी से 2-3% लगभग आ जाएंगे, एनिमल एम्ब्रियोलॉजी से 2-3% आ जाएंगे, ये बड़ी यूनिट है। तो आप इनको अच्छे से तैयार करें और धैर्य रखें, घबराएं नहीं, पीछे के पेपर हल करते रहें। और आप मानकर चलें जो मैंने पीडीएफ भी डाली थी ग्रुप में, लगभग उससे आपको उस तरह के प्रश्न ही पूछे जाने हैं। बाकी मैं आने वाले समय में ग्रुप में 20 तारीख के बाद जैसे मैं फ्री होऊंगा, कोशिश करूंगा डेली 10, 12, 15, 20 हर टॉपिक के क्वेश्चन डाले जाएं ताकि आप उनको हल करें, इंपॉर्टेंट प्रश्न। और मैंने टेस्ट का आपको बता ही दिया है, अच्छे प्रश्न हैं, उनको आप करेंगे तो आपको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। मैंने जो तैयारी की उस टाइम उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये पेपर बनाए, और कोशिश करूँगा ग्रुप में भी मैं जो निःशुल्क प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो मैं शुरू करूँगा ताकि आपको अधिक से अधिक फ़ायदा हो। और मैं समझता हूँ कि साइंस के नाम पर कोई भी चैनल अब तक वीडियो नहीं बना रहे हैं, किसी ने भी नहीं बनाया आज तक। आर्ट्स के काफ़ी वीडियो पड़े हुए हैं, तो आप रिस्पांस भी बहुत अच्छा दे रहे हैं, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ आपके, सर बहुत अच्छा लगा हमने आपने वीडियो बनाया, तो मुझे भी बहुत खुशी होती है, उससे मैं मोटिवेट होता हूँ और सोचता हूँ भी आज कुछ नया बच्चों को बताया जाए ताकि इनको कोई समस्या ना आए। क्योंकि साइंस में बताने के नाम पर कुछ भी नहीं है, कहीं भी आप चले जाओ किसी से भी अपने पूछ नहीं सकते सर इतना बड़ा सिलेबस हम कैसे हल करें। तो जब तक एग्ज़ाम नहीं होती है, जब तक मेरे वीडियो आपके साथ शेयर होते रहेंगे, और मैं खुद हर वीडियो में, अब मैंने आज बायो पे बनाया है तो बायो पे आगे समय लगा तो मैं और आपको बता दूंगा, पीडीएफ डाल दूंगा ग्रुप में, आपको बताता रहूँगा। तो आप इसी तरह लगे रहें, घबराए नहीं। यदि आपने शुरुआत कर ही दी है और अब आप 3-4 महीने से तैयारी कर रहे हैं तो आप अब बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपका सिलेक्शन 101% होगा। काफ़ी बड़ी वैकेंसी है और इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, आप लगे रहें। आपको 100% नहीं करना है, आप सिर्फ 60% ही याद कर लेते हैं तो भी आपके 50% मार्क्स आ रहे हैं, तो आप एकदम दौड़ में हैं। 50% मार्क्स बहुत बड़ा टारगेट होगा, बड़ा स्कोर होगा, तो आप आराम से सिलेक्ट हो सकते हैं। आपको पूरा नहीं याद करना है, नई चीज़ें बिल्कुल भी अब नहीं पढ़नी है, जो आपने पहले पढ़ रखा है उनका ही आपको बार बार रिवीजन करना है। बाकी आगे अपने सिलेबस पर चर्चा करते रहेंगे और मैं आपको नई नई बातें बताता रहूँगा। आप जुड़े रहें रणवीर सर के साथ। टॉपर्स रणवीर सर सूरतगढ़ के नाम से टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, यही मेरा यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें। तो आने वाले समय में हम फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।